कैसे आप लोग आप लोग ठीक होंगे। अब आज हम एडिटिंग का चैप्टर नंबर यूनिट एडिटिंग का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। गौर से सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह ये। और हम अपने बिल्कुल लास्ट सफ़र की तरफ रवा दवा हैं। आई होप अभी तक आपने एडिटिंग को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एडिटिंग प्रूफ रीडिंग होती क्या है। आपने इसमें देखना होता है कि आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो, कोई आर्ग्यूमेंट कहीं से लूज हो या वीक हो रहा हो तो आप उसे ठीक करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं, पैराग्राफ को ठीक करते हैं। आर्ग्यूमेंट आप देखते हैं कि आपका आर्ग्यूमेंट मीनिंगफुल है कि नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये तो नहीं कि सेंटेंस इनकम्प्लीट हो या सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक ना हो। एक्टिव पैसिव देखते हैं, कहाँ यूज़ होने अप्रोप्रिएट वर्ड्स देखते हैं। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप ये देखते हैं कि पैरेललिज्म है, सही है कि नहीं है, सारे सेंटेंस सही बने हुए हैं कि नहीं है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप ये भी देखते हैं कि क्या इसकी जगह कोई और अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर तो नहीं जो यूज़ किया जा सकता था। फिर आ जाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखते हैं यूनिटी है, कोहेरेंस है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूडिंग सेंटेंस, सब एक ही मेजर थीम के ऊपर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरीके से एडिटिंग के अंदर हम यूनिटी होती है, कोहेरेंस देखते हैं। फिर ग्रामर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। हमने बात की थी कि ज़्यादातर पेपर्स इससे रिजेक्ट हो जाते हैं, उनमें ग्रामर पंक्चुएशन की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है अपना पेपर करते वक्त भी। अगर आप इसको और लोगों का पेपर्स या अपना डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं एडिट, तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है जी, या आप अगर इसे एज ए प्रोफेशन लेके जाना चाहते तो तब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ये तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि एडिटिंग प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट को कैसे आप लॉजिकल मीनिंगफुल बनाते हैं ताकि उसकी कम्युनिकेशन हो सके और रीडेबिलिटी हो सके। ठीक है, फिर ओपिनियन सजेशन ताकि दिए जाएंगे ताकि आप असेस कर सके और मैन्यूस्क्रिप्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। चलें जी, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड राइटिंग लास्ट हमने जो पढ़े थे ना, उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, डल पेपर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड राइटिंग, एक जो अच्छी राइटिंग होती है ना, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा जी, नंबर 1 पे आ जाएगा स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ राइटिंग। आपका जो राइटिंग है ना, उसका स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये ग्रामर का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और फ्लो ऑफ राइटिंग कि आपकी राइटिंग जो इसमें कितना फ्लो है, कितनी कॉन्टीन्यूटी है, कितनी कोहेरेंस, कितनी यूनिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रग एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ड्रग एडिक्शन की ही बात करेंगे। आप ड्रग्स के यूजेस जो हैं वो मेडिसिन के जो अंदर, उनका जिक्र नहीं करेंगे। आपका फ्लो ऑफ राइटिंग जो वो टूट जाएगा। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपसे पहले बात की, अप्रोप्रिएट वर्ड्स सिनोनिम्स, आपने ये सारा कुछ देखना होता है। सब्जेक्ट वर्ब है, एक्टिव पैसिव कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, कौन सा टेंस कहाँ ज़्यादा बेहतर लगेगा, सेंटेंसेस कंप्लीट है, फ्रेगमेंट्स तो नहीं है, लूज सेंटेंसेस तो नहीं है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, ये सारा कुछ आपने देखना होता है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, स्टाइल ऑफ राइटिंग, ईज ऑफ राइटिंग। आपका मोड ऑफ राइटिंग क्या है, स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है। पहले आप पर्सन देख सकते हैं, आप फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं आई वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई वी, आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी में लिख रहे हैं, या आप सेकंड पर्सन में लिख रहे हैं यू, या आप थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं ही शी इट। अच्छा, नॉर्मली अब जो है ना, हम राइटिंग में द रिसर्चर करते हैं, और द रिसर्चर के बाद अगर आप मेल है तो ही, और अगर आप फीमेल है तो शी करते हैं, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ईज ऑफ राइटिंग, आपकी राइटिंग के अंदर ईज कितना है, कितना फ्लोलेसली कोई बंदा अगर पढ़ रहा है ना, तो वो बड़े आराम से उसको पढ़ी जा रहा है। ये एक अच्छे राइटिंग होने का ये वो सारे एलिमेंट्स हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, ऑफ फ्लो देखा जाए, स्टाइल देखा जाए, ईज ऑफ रीडिंग, हाँ सॉरी, ईज ऑफ रीडिंग, यानी जो रीडर पढ़ रहा है ना, वो रुके नहीं। अच्छा, अब जैसे पेपर्स में हमें बच्चों को हम बताते थे ना कि आपने किसी भी जगह पर भी प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है और आपने किसी जगह मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि होगा क्या, राइटर जब रीडर जब आपका एग्जामिनर पढ़ रहा होगा ना, अगर वो किसी जगह रुक जाएगा तो वो आपका नंबर काटेगा। फिर इसी तरीके वजह से तो हम बच्चों को क्रैमिंग की तरफ लेके जाते हैं, क्रिएटिविटी से रोकते हैं। किस तरह, इस तरह के हम कहते हैं कि जो आपने चीज़ें रटी रही हैं उनको तैयार कर लो। आप उन्हीं को तैयार करके पेपर में लिखोगे तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसको पता है इस लाइन के बाद आगे क्या आना, उसने देखे नंबर लगाना शुरू कर देने। लेकिन अगर क्रिएटिविटी आप करते हैं ना, तो फिर उसको मसला होगा, उसको से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, खैर ये एक अलग टॉपिक था। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड राइटिंग में क्रिएटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आप लिखें, इतना अच्छा लिखें, लेकिन आपकी इतनी रीडेबिलिटी होनी चाहिए, लेजिबल स्क्रिप्ट होना चाहिए कि वो पढ़ सके, अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज हो, वो पढ़ने में उसे मजा हो, आसानी से रीड कर ले। ठीक है, अगर तो आपका रीडर आसानी से रीड करता है, मीनिंग को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करता है, जो आपने मैसेज कन्वे किया है उसको वो बड़े आराम से समझ जाता है, तो इसका मतलब है कि जो आपका पीस ऑफ राइटिंग है वो बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, सपोर्ट एंड एविडेंस फॉर पॉइंट्स बीइंग मेड, थॉट एंड आर्ग्यूमेंट। आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देने ना, आपने उनके साथ एविडेंस जरूर देना है। आप उनके बारे में क्या कहते हैं रेफरेंस दें, एविडेंस दें, स्टेब्लिश करें उसे एज अ फैक्ट। कोई भी आपने आर्ग्यूमेंट दिया, कोई पॉइंट है, कोई थॉट है, कुछ भी हो, जैसे अब आपने देखा ना, अब ये बड़ा चलता है, पहले ये होता था कि अगर आप किसी से कोई हदीस सुनाता था या कुरान पाक की आयत सुनाता था, आप उसे कहते थे ना रेफरेंस दे, वो बुरा मान जाता था। शायद मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि हमारे मस्जिद में ना ये घड़ी लगी हुई थी, और घड़ी में ना साउंड साउंड एकदम आवाज़ बजनी, तो मैंने उससे ना, वो कारी साहब दे भी रहे थे वहाँ पे लेक्चर के इस्लाम में इजाज़त नहीं म्यूज़िक की, और मस्जिद क़यामत की निशानी, मस्जिदों में म्यूज़िक बजेगा। तो मैंने उनसे एकदम कहा कि ये ऐसे है ना, तो क्या ये जो घड़ी में बज रहा है ये म्यूज़िक नहीं है? तो वो एकदम खामोश हो गए, अगले दिन वो घड़ी गायब। इसी तरीके से इन्होंने ना लगा दिया दरवाज़ों के ऊपर, शीशे के जो थे ना विंडोज़ वगैरह, उसके ऊपर मस्जिद की, कि जो सुन्नत नहीं पहनता, जो नमाज पढ़ते वक्त सर पे टोपी नहीं रखता ना, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और नीचे नाउज़ुबिल्लाह हदीस लिख दिया था, कुछ ऐसा हुआ था। खैर मैं कारी साहब के पास गया, मैंने कहा कारी साहब ये कहाँ लिखा है, इसका रेफरेंस दीजिएगा। कारी साहब ने फ़ौरन कहा वो बुजुर्ग, तो मैंने कहा कारी साहब ये बुजुर्ग तो नहीं मुझे बताएंगे ना, आपने लिखा मुझे बताएं। अगले दिन वो भी उतर गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एविडेंस दें, सपोर्ट करें। आप कुरान पाक की एक आयत लिखते हैं ना, तो आपको कुरान पाक की वो जो आयत है उसका रेफरेंस देना होगा। ठीक है, अपने आइडियाज़ को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने थॉट को, सबको आपने सपोर्ट करना है, और उनके एविडेंस देने हैं आपने। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैसे इसी में मुझे वो याद है, हमने जो सारा रेफरेंसिंग पढ़ी थी ना, कि आपने डायरेक्ट रेफरेंसिंग किस तरीके से करनी है, राइटर का नाम लिखना, कोमा डाल के आपने पेज नंबर लिखना है, और हर पैराग्राफ के बाद कोशिश करें कि आप अगर तो आर्ग्यूमेंट तोड़ रहे हैं तो हर पैराग्राफ के बाद जो यहाँ एक रिसर्चर आपने ऐड किया उसको ऐड करें, नहीं तो आप बस क्या कहते हैं रिसर्चर को जो आपने ऑथर ऐड किया उसको ऐड करें, आप उसका रेफरेंस लाजमी दें। हाँ, अगर आपको अपना आर्ग्यूमेंट है तो फिर देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेलेवेंस टू द पर्पस ऑफ राइटिंग। अच्छा, गुड राइटिंग का एट्रीब्यूट एक ये भी है कि जो पर्पस ऑफ राइटिंग है ना उसको जहन में रखा जाए, कि आपका पर्पस क्या है। आपने फॉर एग्जांपल ये कहना है कि अब्यूज ऑफ ड्रग एडिक्शन, सॉरी, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन ऑन सोसाइटी। अब आपका पर्पस ऑफ राइटिंग है कि लोगों को ये बताएं कि ड्रग एडिक्शन के कितने ज़्यादा नुकसान हैं, और आप अपने अपनी रेलेवेंस कायम करनी है बार बार राइटिंग की। ठीक है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, स्टाइल, क्लियरिटी एंड फॉर्मेटिंग। ये हमने भी बात की, लैंग्वेज आपकी जो होती है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, पंक्चुएशन वगैरह की मिस्टेक ना। स्टाइल, स्टाइल के अंदर स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आपने आपका पीस ऑफ राइटिंग है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो पढ़ रहा है ना उसको समझ आना चाहिए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। देन फॉर्मेटिंग, आपके अच्छे पेपर की फॉर्मेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिंग में आपको वो एपीएस स्टाइल आ जाता है, जैसे फ़ॉन्ट साइज आप 12 रखते हैं, और नॉर्मली तो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होता है, मार्जिन देते हैं आप साइड पर, लेआउट बनाते हैं, ये सारा का सारा जो है ना ये फॉर्मेटिंग है। ठीक है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अब अगले आगे गुड राइटिंग का एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था ना कि नॉवल की एडिटिंग मैंने, फिर मेरे दोस्त ने, फिर 2-3 दोस्त ने, हमने मिलकर इतनी ज़्यादा की, फिर 5 दफ़ा मैंने खुद की, उसके बावजूद नॉवल के अंदर 1 या 2 मिस्टेक्स निकल आई थी। तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपकी कोई मिस्टेक ना निकले, क्योंकि देखिए जब फाइनल मैन्यूस्क्रिप्ट आपके हाथ से चला गया और छप गया ना, तो वो फिर अब आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो व्हाट विल हैपन, बस इससे रिलेटेड है हाँ, एक दफ़ा आपका पेपर आपके हाथ से निकल के ना, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो पब्लिश हो जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है, या आपका पेपर चला गया ना तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडिटिंग बहुत अच्छी करें, प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छी करें।
वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी। इसकी तो बात बार बार की जाती है। आपने जो रेफरेंसिंग देनी है ना वो बहुत अच्छी करनी है, आपने जो बिब्लियोग्राफी बनानी है ना वो भी बहुत अच्छी करनी है। इसके लिए मैंने आपको बताया था रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी का ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप साथ साथ अपने सोर्सेज नोट करते जाएं। ऑथर का नेम, पब्लिशर नेम, डेट ऑफ पब्लिशिंग, एडिटर का नेम है तो वो पब्लिशिंग कंपनी का है। एक वर्ड की फाइल बना लें जिसका नाम रेफरेंसिंग रखते हैं, उसमें हर चीज़ नोट करते जाएं। क्योंकि होता ये है कि जब आपको रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी के लिए सारे रेफरेंसेस जब डालने होते हैं ना वो आपको मिलते ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि साथ साथ लिस्ट बनाते रहें और इसको साथ साथ यूज़ करते रहें, लिस्ट बना के रख लें ताकि आपके पास सेव हो। जब आपने बनानी हो ना रेफरेंसिंग लिस्ट या आपने बिब्लियोग्राफी बनानी है तो आपको बड़े आसानी से मिल जाए।
अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ग्रामर एंड स्पेलिंग, इसके बारे में मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ग्रामर स्पेलिंग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 1, ग्रामर एंड स्पेलिंग ऐड टू द इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात अगर आपका फर्स्ट पेज जो होता है ना उस पर कोई मिस्टेक निकला है ग्रामर या स्पेलिंग की, तो उसी वक्त आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज एरर्स इन ग्रामर एंड स्पेलिंग सजेस्ट केयरलेसनेस और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। एक्चुअली इशू क्या है? इशू ये है कि अगर आपके कोई ग्रामर की मिस्टेक निकल आती है या आपके स्पेलिंग में मिस्टेक निकल आती है तो उसको समझा जाता है कि आप में प्रोफेशनलिज्म लैक करते हैं, यू लैक प्रोफेशनलिज्म, आप अपने काम में सीरियस नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल है, सर रज़ी आबदी का नाम शायद आपने सुना हो। रज़ी आबदी साहब CSS में इंग्लिश पढ़ाते हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उनके बारे में एक बात कही जाती है और मैंने खुद देखा था। उनके बारे में कहा जाता है कि जब आप उनकी क्लास अटेंड करने के लिए आए ना, तो आपने पहले ड्यूज़ अपने लेकर आने। वो फर्स्ट क्लास सारे ड्यूज़ कलेक्ट करवाते हैं। एक दफ़ा मेरे सामने एक लड़की थी, उन्होंने कहा अब निकल जाए। उसने बड़ा बहस की। उसने कहा नहीं सर, मैं लाना भूल गई, मैंने लाना था। उन्होंने कहा नहीं, आप निकले। दरवाजे से बाहर गए। उसने कहा आप किसी को भी बुला के, उन्होंने कहा कि आप किसी को भी बुला लें, लेकिन आप मेरी क्लास में नहीं बैठेंगे, आप जाए। फिर उन्होंने क्लास में बताया, जो बात सुनी हुई थी वही बात उन्होंने रिपीट की। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, यू पीपल आर नॉट रिसोर्स और यू पीपल आर नॉट सीरियस। इफ़ यू आर सीरियस यू मस्ट हैव ब्रॉट योर ड्यूज ऑन द फर्स्ट डे। आपका फर्स्ट, वो कहते हैं कि अगर आप सीरियस है ना तो आप ड्यूज लेकर आएंगे। बिल्कुल एक एग्जांपल दे रहा था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर और स्पेलिंग कितने इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ना, आप चाहते हैं वो पब्लिश हो, तो आप उसके अंदर कोई ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होने देंगे। अगर उसमें ग्रामिंग और स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस। देखिए ना, बिल्कुल सीधी सी बात है, एक चीज़ की बेसिक से ठीक नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं आप सीरियस है। एक बच्चे की परवरिश करनी है, बचपन में आप उसकी तरबियत करेंगे ना। अगर आप बचपन में मिस्टेक्स करेंगे तो आगे उसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। यही बात हो रही है कि अगर आपने पेपर पब्लिश कराना है, यू वांट इट टू हैव अ इम्पैक्ट फैक्टर, यू वांट इट टू bring some new invention intervention into the body of knowledge which is always already present. What you have to do is आपको क्या करना है, you have to be very professional, you have to take care of grammar and spelling. Next point is grammatical errors can cause confusion and slow reader down. Okay, grammatical error से होता क्या है? ग्रामेटिकल एरर से ये होगा कि एक तो कंफ्यूजन होगी, दूसरा जो आपका रीडर है ना उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता होकर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रामेटिकल एरर्स जो है ना उनको अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रामेटिकल एरर्स इन स्पेलिंग एरर्स कैन सबकॉन्शियसली कॉज द रीडर टू टर्न अगेंस्ट यू। अच्छा, हो ये सकता है कि ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स की वजह से सबकॉन्शियसली वो होते हैं बगैर नियत के, जो रीडर वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, वो कहेगा इसको तो लिखना ही नहीं आता, आपका इमेज बना लेगा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे चाचा ने एक बुक प्रिंट कराई, लेकिन उसमें बहुत सी मिक्स क्या कहते हैं मिस्टेक्स आ गई। वो पोइट्री बुक थी, उनको सारी की सारी बुक्स मार्केट से उठाना पड़ी। ठीक है, तो ये ग्रामर और स्पेलिंग बहुत मैटर करते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी। अब एक एग्जांपल भी है कि क्लैरिटी होती कैसे है। ये देखिएगा जी, लेस करेक्ट, ये जो पॉइंट है ना जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, ये वाला लेस करेक्ट है। वी हैव एनालाइज्ड दिस प्रोसेस एग्जॉस्टिवली। हमने इस प्रोसेस को एग्जॉस्टिवली अच्छी तरीके से एनालाइज किया, हमें नहीं पता कौन सा, एंड फाउंड एट द एंड ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशंस, और हमारी इन्वेस्टिगेशंस के एंड में पता चला दैट द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर इन्वॉल्व, कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है ना वो इन्वॉल्व करता है विद रिगार्ड टू द एफर्ट्स एट प्रोक्योरमेंट इन द केयर एंड इन लाइन विद करंट लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स। वो ये बता रहा है कि आपके पब्लिक प्रोक्योर जो आपका प्रोसीजर है ना उसके अंदर एफर्ट्स होते हैं ताकि आप करंट लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चल सके। ये सिर्फ एक कंटेंट है। अब आप देखिए मोर करेक्ट, पहले वाला वो था, ये मोर करेक्ट देखिएगा। ओके, अच्छा, ये वर्ड्स क्लियर नहीं है नजर आते। द प्राइस कंफर्म्स
ये समझ नहीं आ रहा। अगर वही वाला लेस करेक्ट है ना, वहाँ पे पता नहीं चल रहा कि किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, पर ये मॉडल ठीक नहीं आ रहा। अच्छा, अगला देखिए एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग के अंदर क्या होता है? एडिटिंग, स्ट्रक्चर, लेजिट, FBW, लुक फॉर्म इंफॉर्मेशन, ICC। अच्छा, बस यही ध्यान में रखिए, इसी तरीके से आया है। ये भी एडिटिंग में स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक्स, रेपिटेशन, फाइनल चेक, रिविजन, सेंटर्ड ओवर, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड और एंडी गाइडलाइंस। आपने ये सारी चीज़ें जो ना अपने पेपर के अंदर कोशिश करनी होती है ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का पार्ट बनती है। इम्पैक्ट ऑफ एडिटिंग ऑन लैंग्वेज क्वालिटी। एडिटिंग का लैंग्वेज क्वालिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। ऑल्दो दे डोंट नो यू हु यू आर, बट दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय इट। ठीक है, तो आपका एडिटिंग का इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता है। ऑथर सबमिट्स एन अनएडिटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू अ जर्नल। ऑथर ने जी पहला स्टेप क्या हो जी, एक अनएडिटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना वो जर्नल में भेज दिया। जर्नल फाइंड्स लैंग्वेज सजेस्ट प्रोफेशनल एडिटिंग। जर्नल को क्या लगता है कि जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है उसे अनएडिट, उसे एडिट ही नहीं किया गया। ठीक है, जर्नल फाइंड्स लैंग्वेज वीक एंड सजेस्ट प्रोफेशनल राइटिंग। जो जर्नल है ना उसने आपका आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको ये कहा है कि आप अपनी लैंग्वेज जो बड़ी वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करें, और दूसरे से सजेस्ट है कि अपने अंदर प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल्स लेकर आए। अच्छा, बी पार्ट देखें, प्रोफेशनली एडिटेड मैन्युस्क्रिप्ट। वो मैन्युस्क्रिप्ट जो प्रोफेशनली एडिट हुआ है। इन दिस पेपर एन ऑनलाइन मेथड बेस्ड ऑन द फीड मोटर करंट सिंगल्स हैज बीन प्रपोज्ड फॉर टूल वेयर एग्जाम एस्टिमेटिंग ड्यूरिंग मशीन। यानी इसके अंदर आपने जो पहले मैन्युस्क्रिप्ट एडिट हो चुका आप ये कर रहे हैं इन दिस पेपर, इसमें एन ऑनलाइन मेथड बेस्ड ऑन द फीड मोटर करंट सिग्नल्स, जो कि करंट फीड मोटर सिग्नल्स है उनके ऊपर बेस करते हैं, हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर टूल। एक आरे के लिए वो प्रपोज हो चुके हैं वेयर एस्टिमेशन ड्यूरिंग मैचिंग। ठीक है, और इसका पर्पज ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मशीनों की तरफ लेके जाए, मैचिंग की तरफ लेके जाए। ह्यूमन लेबर को ना किसी कोस्ट पर ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, आज स्पेशल अटेंशन हैज़ बीन गिवन ऑन मॉनिटरिंग, sorry, special attention has been given on monitoring the effect of workpiece clamping method on current signals। एक स्पेशल किस्म की आपको टेंशन देनी होगी कि इनकी वर्क पीस जो है ना एनवायरनमेंट उसको एक दफ़ा चेक करें। इट हैज़ बीन शोन दैट द करंट सिग्नल्स वेरी एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ कटिंग फोर्स फ्रॉम क्लम्पिंग पॉइंट्स। वो कह रहे कि करंट सिग्नल जो है ना वो बिल्कुल उस फंक्शन जैसे ही है जैसे कि कैंसर क्लैंपिंग पॉइंट्स में आए थे उसके बाद पास पे चले गए। ओके, नेक्स्ट ये देखिएगा इम्पैक्ट ऑफ एडिटिंग ऑन लैंग्वेज क्वालिटी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पब्लिशिंग और प्रूफ रीडिंग है। इन दिस वर्क द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग rectilinear method of bodies partially or totally submerged within using parallels is evaluated। इसमें होता क्या है, इसके अंदर आप क्या कहते हैं रेक्टिलिनियर मेथड ऑफ बॉडीज को हासिल करने की पॉसिबिलिटी लेते हैं, पार्शली और टोटली, या तो आधे या तो सारे। टोटली मर्ज विदाउट यूजिंग प्रोपेलर्स इज एवेल्युएटेड। उसके अंदर जो लोग आते हैं ना उनको एवेल्युएट किया जाता है, उनको बताया नहीं जाता कि उनको एवेल्युएट किया जा रहा है। ओके, लास्ट भी नहीं है कि बताया नहीं जाता। इन दिस स्टडी वी इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरिंग फॉर स्टेट ग्रुप्स। वो कह रहे हैं कि इस स्टडी में आप ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि फास्फेट ग्रुप्स जो है ना फास्टाइड्स में वो बड़े कम है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फोर्नियन ट्रांसफॉर्म infrared spectrum and assess whether the technique is easier and faster than। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मीटिंग्स के माइनर 7 मिनट्स हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, आपने एक एक चीज़ अपने जहन में रखनी है।
अच्छा ये सेकंड वाली एग्जांपल देखिएगा, depublished after editing. The possibility of obtaining rectilinear motion of bodies without the use of propellers when partial or totally submerged is evaluated. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेक्टिलिनियर मेथड ऑफ बॉडी को हासिल करने के लिए जो बंदा है ना उसकी वीडियो नहीं बनाई जा रही, और ये ऐड कर दिया गया कि इसके अंदर उसका एक इशू ये भी था कि वो सबमर्ज करता है अपने आगे, आपको झुकाता है, सबमर्ज करता है किसके आगे। इसका तो फायदा आपको ये ना, आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। Better word choice. In this stereotype, a new technique for measuring phosphate groups in polymerase, yes, unruled transform in first spectrum and assess whether this technique is easier or faster than using established methods. Okay, the possibility of obtaining linear motion of bodies without the use of rappers when partial or totally submerged is evaluated. अच्छा वो ये कह रहा है कि ऐसे बिहेवियर को evaluate किया है जो partial और totally submerged था, आया नहीं, उसने पार्ट नहीं किया, ठीक है, उन लोगों को इस स्टडी में इंक्लूड किया। नेक्स्ट इज इन दिस स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप के स्पेलिंग कुछ और होते हैं, स्टीरियोटाइप के स्पेलिंग होते हैं STEORIS। In this stereotype, a new technique for measuring phosphate groups in phosphorides under transform infrared spectrometer। अब वो ये कह रहे हैं नई रिसर्च के अंदर नया मेथड ढूंढा गया है जिससे आपकी लैंडेड प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ सकती, फास्फेट ग्रुप्स की बात हो रही, फास्फाइड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करते लेकिन इन्फ्रेट होते, जिससे आग नहीं किसी ने लगा दी। Whether this technique is easier and faster than using established method, ये जो established method है ना उसकी निस्बत हमें ये वाला जो मेथड है ना वो थोड़ा टेक्निकल और फास्टर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इम्पैक्ट ऑफ एडिटिंग ऑन लैंग्वेज क्वालिटी। उसी का चला, गुड एडिटिंग इंश्योर्स करेक्ट इंग्लिश, नो ग्रामर पंक्चुएशन एरर, नो स्पेलिंग, नो वर्ड फ्रेज चॉइस क्वेश्चन। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, आप सही इंग्लिश यूज करते हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या देखना है, ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग और वर्ड चॉइसेस। Skills and expertise of the professional editor which depends on the author's ability to select a good editor। अगर आपको एक स्किल्ड ऑडिटर चाहिए ना तो उसके जरूरी है कि स्किल्ड आंखें वाला हो या कोई ना कोई स्किल हो, ये जो आपका एडिटर का तौर पे काम करे, उस बंदे को समझाए कि उसके अंदर वो स्किल नहीं है, वो नहीं वो काम कर सकता। The process and tools the editor uses to ensure that there are no oversights and the correct styles followed। अच्छा ये वो प्रोसेसर, वो टूल्स हैं जो एडिटर यूज करते हैं ताकि हमें उनको पता चल सके कि हम लोग अपनी क्लास बाकायदा ले रहे हैं। क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट which depends upon the author, translator, English skills। क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, जो आपका ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है ना उसकी क्वालिटी को किसी भी सूरत में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। which depends on the author, translator's English skill। अब जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट की ओरिजिनल है ना वो किस पे डिपेंड करती है, ऑथर के इंग्लिश स्किल्स पे डिपेंड करती है। तो ये एक अच्छे एडिटेड वर्जन की कॉपी को हम इस तरीके से देख सकते हैं। As suggested approach before sending to journals, आपने जर्नल से पहले भेजने से पहले आपने व्हाट टू डू ये देखना क्या किया जाए और हाउ टू डू इट और किस तरह किया जाए ये देखना। स्टेप नंबर 1, श्योर यू हैव फॉलोड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जर्नल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन। यकीन कर लें कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स भेजी हैं ना जर्नल ने, कहा है कि ये चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए, आप जो देख लें वो पूरी हैं। स्टेप नंबर 2, मेक श्योर टू गेट योर मैन्यूस्क्रिप्ट एडिटेड बाय प्रोफेशनल एडिटर्स। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने अपने जो मैन्यूस्क्रिप्ट भेजा है एडिट होने के लिए वो किसी प्रोफेशनल बंदे को भेजा है। ये ना हो कि अनप्रोफेशनल लोग होते हैं ना, टाइम पे काम नहीं करते और काम भी अच्छा नहीं करते। लिसन टू व्हाट दे से स्पेशली इफ सेम क्रिटिसिज्म कम्स अप सेवरल टाइम्स। अच्छा वो जो एडिटर है ना वो बार बार क्रिटिसाइज करके एक चीज़ को सही कर रहा है,
तो आपने वो उसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर करा है तो आपने उसकी बात मानी है, बेशक वो बार बार कहे, बात मानिएगा। स्टेप नंबर 3, रिव्यू द एडिटेड मैन्यूस्क्रिप्ट। खुद एक दफ़ा रिव्यू करें जो आपको मैन्यूस्क्रिप्ट मिला है, एंड चेक इट फॉर कंसिस्टेंसी इन लैंग्वेज, क्वालिटी, स्टाइल, टोन एंड फॉर्मेट। और उसके बाद चेक करें कि क्या कंसिस्टेंसी है, कोहेरेंस है, यूनिटी है उसकी लैंग्वेज में, उसके स्टाइल में, उसके टोन और फॉर्मेट। यानी आपका टोन फॉर्मेट वही है जो आपको एपीएस स्टाइल में बताया गया है, और आपकी क्या कंसिस्टेंसी है, लॉजिकल रीजनिंग बन रही है, जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक है। इंश्योर दैट द एडिटिंग इज मेड contextually, that is the meaning of the sentences don't get changed after editing। आपने ये देखना है ensure that the editing is made contextually, कि context जो है वो हिलाया ना गया हो। जो एक सेंटेंस का मीनिंग था, जो पैराग्राफ का मीनिंग था, वो खराब नहीं होना चाहिए। ये ना एडिटिंग के बाद पता चले उन्होंने आर्ग्यूमेंट ही पकड़ के पूरा चेंज कर दिया जिसका अब उस जर्नल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हाउ टू डू इट, ये किस तरह किया जाए। Point number 1, refer to author instructions, guidelines of reputed journals। या तो आप ये कर सकते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त जो रेप्यूटेड जर्नल है ना उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करें, या ऑथर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, गाइडलाइंस दिए, उनको फॉलो करें। Point number 2, get it edited by your colleagues or avail the services of an editing professional। या तो अपने colleagues से इसको edit करा लें, या प्रोफेशनल सर्विसेज काम करती हैं। मेरी टीचर थी, उनकी एक सर्विस थी, उसका नाम था पैरामाउंट सर्विसेज, वो लोग भी एडिटिंग करते थे, तो आप किसी की सर्विसेज हायर कर लें। क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन। मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन कराने के लिए ना आप एक टेम्पलेट बना लें। पॉइंट नंबर 1, मेक अ जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल एडिटर्स। ओके, एक आपने जुडिशियस होता है वाइड, आपने प्रोफेशनल एडिटर्स जो चूज करने, ये नहीं आपने करने के एकदम किसी को भी लिए हैं, आपने पूरा वाइजली आपने डिसीजन लेना है। पॉइंट नंबर 2, ये वो साथ साथ वाला बता रहे हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, किस तरह किया जाए। कीप अ रेडी लिस्ट ऑफ दीज एडिटर्स इन योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट पे वो एडिटर्स को ऐड कर ले। पॉइंट नंबर 3, आस्क फॉर अ सैम्पल एडिटिंग। और जो आप, हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, फ्रीलांसिंग की बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे लोग आपसे कहते हैं कि एडिट कर देंगे, उससे पहले वो कहते हैं आप अपना कोई पहले मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाएं जो आपने एडिट किया हो। यानी आपको बंदे ने ओरिजिनल जो भेजा था वो भी दिखाएं, और उसके बाद आपने एडिट करके उसको कैसा किया आप वो भी बताएं। तो लोग ये डिमांड करते हैं आपसे। नेक्स्ट में जी पॉइंट नंबर 1 इज बिल्ड एन इन हाउस रिव्यू टीम। अपने घर में आप एक ऐसी टीम बना ले जो आपके साथ काम करे और रिव्यू करे। कोलेबोरेट विद प्रोफेशनल एडिटर्स। आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्रोफेशनल एडिटर्स हैं उनके साथ कोलेबोरेट करे, कोऑपरेट करे, उनसे सीखे, उनसे कहें कि बताएं किस तरीके से करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा समरी क्या है। एडिटिंग एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट बाय करेक्टिंग एरर्स इन इंग्लिश एंड इंप्रूविंग रीडेबिलिटी। देखिए पर्पस क्या है एडिटिंग का, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिटिंग, तो आप ये आंसर करेंगे। एडिटिंग से होता क्या, एडिटिंग से होता ये है बेसिकली कि आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना उसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। किस तरीके से, क्योंकि उसकी ग्रामर, उसकी इंग्लिश रीडेबिलिटी जो है ना वो बहुत अच्छी कर देते हैं एडिटिंग। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। improperly written manuscript is often neglected by the reviewers। आपने एक जर्नल में पब्लिश होने के लिए आर्टिकल भेजना है, रिव्यूअर ने जब उसे देखना है, जैसे उसने देखना और उसने देखना कि जी ये तो लिखा ही सही तरीके से नहीं है, उसने कहना कि ये जो बंदा है ये तो प्रोफेशनल ही नहीं है, ये तो सीरियस ही नहीं है अपने काम के अंदर। मैंने आपको सर रजी आप देखिए एक एग्जाम्पल भी दी थी, वो कहते थे आप अपने काम में सीरियस नहीं है इसीलिए आप आज पैसे ही फर्स्ट डे पे नहीं लाए। जो नहीं लाता था उसे निकाल देते थे अपनी क्लास से। तो रिव्यूअर तो उसको फौरन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा यहाँ पे लैक ऑफ सीरियसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज पब्लिशिंग। अब आप देखिए ना, आपने बहुत मेहनत की, आपने कोई 10-12 महीने लगा के एक रिसर्च पब्लिकेशन लिखी है, लेकिन आप उसे एडिट कराना भूल गए और आपने ऐसे सेंड कर दिया। उस पर ग्रामर की मिस्टेक से, स्पेलिंग की मिस्टेक से निकल आती है, पहले पेज पे निकल आती है, तो उसके ऊपर ये तो इंप्रेशन बहुत बुरा जाएगा, वो तो इसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपने एडिट लाजमी कराना होता है। Availing the services of professional editors and proofreaders will help in greatly improving the quality of communication and producing an error-free professional manuscript written in clear and concise English। आपके लिए बेहतर यह है कि आप किसी से स्पेशलिस्ट से रब्ता करें जो आपको एडिटिंग करके दे दे। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर एडिटिंग टीम ढूंढे। वो क्या करेंगी, वो आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को चेक करेंगी। एक प्रोफेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बनेगा जो कि फ्री ऑफ एरर्स होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं होंगी, प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स नहीं होगा। बड़ा सिंपल, क्लियर और कंसाइज जो इंग्लिश है ना उसमें वो लिखा होगा।
ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, चलिए जी, थैंक यू। होपफुली मुझे यकीन है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को कोई इशू हो तो काइंडली वो शेयर करें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।